अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम कर रहे थे इल्म दानिश बुक के मॉडल पेपर्स और आज हमारा 8वां मॉडल पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशनल लीडर हैज़। जो एजुकेशनल लीडर होता है उसकी क्या चीज़ होती है? सबऑर्डिनेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। स्टूडेंट टीचर तो नहीं होंगे कि स्टूडेंट वो जो पढ़ने वाला है और टीचर वो जो पढ़ाने वाला है। सब ऑर्डिनेट्स ये कंपनीज़ में ये वर्ड यूज़ होता है और यहाँ पे हम कहेंगे फॉलोअर्स कहेंगे कि जो एजुकेशनल लीडर। अब फॉलोअर्स में ये होता है कि जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर है और उसके फॉलोअर्स होंगे, या कोई बड़ी सेलिब्रिटी है उसके फॉलोअर्स होंगे। और अगर किसी कंपनी में मैनेजर होता है तो उसको हम सब ऑर्डिनेट्स कह सकते हैं कि उसके हैं। सेकंड है ये चैप्टर जो है ये मैनेजमेंट के रिलेटेड, इसमें थोड़े क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से गैर यकीनी सूरत हाल में हैं, तो इनको इग्नोर कीजिएगा। जो मैनेजमेंट के सवाल हैं इसमें से कम में 2-3 सवाल ही आते हैं। हमारा जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो रिसर्च, साइकोलॉजी और फिलासफी जो है ना उसको बहुत डीपली देखना होता है, और करिकुलम भी हो गया इसके साथ, वो भी आ जाता है। सेकंड है, द एजुकेशनल लीडर सपोर्ट्स द। जो एजुकेशनल लीडर हैं ये किसको? ये स्टेटस को सपोर्ट करते हैं। लीडर स्टेटस को नहीं, लीडर तो एक तो उनकी काम होता है पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, चीज़ों को आगे लेके चलना। तो लीडर्स जो होते हैं वो चेंज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो एजुकेशनल लीडर होते हैं वो चेंज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैनेजर होते हैं, अब देखो मैनेजर क्या होता है कि वो एक हायरार्की फॉलो करता है कि सबसे पहले उसने जो उससे नीचे वाला है उसको डायरेक्शन देनी है, उसने आगे देनी है, उसने आगे देनी है। एक चेन ऑफ कमांड जो होती है उसको फॉलो करना होता है। तो जो एजुकेशनल मैनेजर होगा वो स्टेटस को देख रहा होगा। जो इन्फ्लुएंस का वर्ड होता है ना, ये हमेशा लीडर के लिए होता है। लीडर इन्फ्लुएंस रखता होता है। मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर मोटिवेशन का ताल्लुक है वो भी लीडर के साथ है। लीडर मोटिवेट करता है और लीडर ही चेंज पसंद करता है। तो एजुकेशनल मैनेजर होगा वो स्टेटस को की तरफ जाएगा। 4 क्वेश्चन है, द एजुकेशनल लीडर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। जो एजुकेशनल लीडर है उसका पीपल की क्या चीज़ अंडरस्टैंडिंग, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये मैनेजर का काम है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे किसकी क्या है। अथॉरिटेटिव बिहेवियर, ये अथॉरिटी शो करना, ये भी किसका काम है? ये भी मैनेजर करते हैं। पावर किस दिखानी है वो भी यही करते हैं। तो जो लीडर होता है वो बिलीफ और कमिटमेंट पे देखता है। क्या बिलीफ है, क्या उनकी कमिटमेंट है। देखिए एक बियॉन्ड द लिमिट, एक आइडियल जो चीज़ होती है वो लीडर होता है। तो ये वाला बिलीफ एंड कमिटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 है, द एजुकेशनल मैनेजर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। जो एजुकेशनल मैनेजर है ये फ़र्क को जान के आगे चलना है कि लीडर और मैनेजर। जब मैनेजर की बात होगी तो मैनेजर क्या होते हैं, उनका काम होता है कि वो अपनी अथॉरिटेटिव पावर शो करते हैं, लोगों से काम लेते हैं, हायरार्की को फॉलो करते हैं और उनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है, वो अपनी पावर दिखा रहे होते हैं। जबकि लीडर वो प्लानिंग कर रहा होता है, लीडर जो है ना वो सबको साथ लेके चल रहा होता है, उनको मोटिवेट कर रहा होता है। लीडर चेंज को पसंद करता है, न्यू ट्रेंड को फॉलो करता है और नई नई इन्वेंशन करता है। ठीक है, नए नए जो बोल्ड स्टेप हैं वो लेता है। तो ये सारे काम लीडर के होते हैं। तो मैनेजर का क्या काम है जी? वो क्या करता है कि वो अपनी जो अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करता है, जो उससे अथॉरिटी मिली है उसको इम्प्लीमेंट करता है, उससे काम लेता है। ये कमिटमेंट और बिलीफ की बात हमने किससे के साथ? लीडर के साथ की है। 5th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजिंग एंड अप्रेजिंग सम एस्पेक्ट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोसेस इज नोन एज। कैरेक्टराइजिंग और अप्रेजिंग, अब थोड़ी सी बात को समझिए। कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है कि जो लोग पढ़ रहे हैं उन कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मसला ये आता है हम लोगों को कि हमारी जो इंग्लिश है ना वो वीक है। मैंने जो मोस्टली देखी हैं कि जो एजुकेशन के जो दोस्त अहबाब हैं उनकी इंग्लिश में वो और स्टेटमेंट को समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजिंग एंड अप्रेजिंग। आपने एक चीज़ को तारीफ़ की, उसको खसूसियात देखी। सम एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस नॉन एज। तो देखो जब हम किसी चीज़ को एवेल्यूएट कर रहे हैं, अप्रेज कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है? एवेल्यूएशन होता है ना। तो यहाँ पे किस चीज़ की एजुकेशन एवेल्यूएशन के बाद जब हम कह रहे थे कि हम उसको न्यूमेरिकल शेप में दे रहे हैं तो मेजरमेंट की बात होती। जब कह रहे हैं हम चेक कर रहे हैं उसको तो असेसमेंट की बात होती। जब हम कह रहे हैं कि हम न्यू इन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं तो रिसर्च होती। तो यहाँ पे जो करेक्टर अप्रेजिंग की बात है वो एवेल्यूएशन की बात होगी। 6th क्वेश्चन है, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एनी ब्रांच ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। तो ये याद कर लें कि जो प्रैक्टिकल होता है काम, जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है किसी चीज़ की, उसे कहते हैं प्रैक्सिस। क्या कहते हैं? प्रैक्सिस।
7 है विच टाइप ऑफ एवेल्यूशन इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट के। तो ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को हम एवेल्यूएट करना चाह रहे होते हैं, आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज करना चाह रहे होते हैं, तो हम डायग्नोस्टिक का टूल इस्तेमाल करते हैं। 8 है विच टाइप ऑफ एवेल्यूशन इज डन ड्यूरिंग स्टडी। तो जो ड्यूरिंग की स्टडी होती है वो फॉर्मेटिव होती है। 9 का द मॉनिटरिंग लर्निंग progress provide feedback to reinforce and correct learning errors in which type of evaluation। ये कौन सी वाली कर रहा है, मॉनिटरिंग, जिसमें मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोसेस मॉनिटरिंग हो रही है, प्रोवाइड फीडबैक और फीडबैक भी मिल रहा है टू रीइंफोर्स एंड करेक्ट, तो उसको जो है ना आगे लेके चला जाए। तो ये कौन सी, प्रोग्रेस की जब बात आ जाएगी तो प्रोग्रेस के फॉर्मेटिव के साथ चलते हैं। प्रोग्रेस जारी है और उसको चेक कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, लर्निंग में एरर कौन से आ रहे हैं वो देख रहे हैं, तो ये वाली फॉर्मेटिव हो जाएगी। थोड़ा सा स्टेटमेंट को आप समझेंगे। प्लेसमेंट देखिए, हमें वो पता है कि जब हम नेक्स्ट क्लास में बिठाने के लिए उसको फर्दर एप्टीट्यूड मालूम करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। सब मेटो हम कहते हैं जब वर्ड आएगा एट द एंड ऑफ सेशन, एट द एंड ऑफ या फॉर फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम, इस तरह की बात होगी। डायग्नोस्टिक जब हम कहते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात होगी। यहाँ पे देखिए कोई प्रॉब्लम की बात आई है, यहाँ करेक्ट लर्निंग एरर इन विच टाइप ऑफ, तो रीइंफोर्स फीडबैक टू रीइंफोर्स एंड करेक्ट लर्निंग एरर इन विच टाइप ऑफ वैल्यूएशन। लेकिन प्रोग्रेस की बात आ गई है तो ये वाला हमारे पास, हम फॉर्मेटिव की तरफ चले जाएंगे। 10 अ कॉलेज कोर्स डिजाइन टू गिव अ स्टूडेंट्स सुपरवाइज्ड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट प्रीवियसली स्टडीड थ्योरेटिकली इज कॉल्ड। तो वही बात जो मैंने अभी कहा था कि जिसमें हम प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे हैं तो उसे प्रैक्टिस कहती हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास नॉलेज स्टूडेंट जो है ना वो सुपरवाइज किए जा रहे हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ जो प्रीवियस है सब्जेक्ट का वो स्टडी कर रहे हैं, मतलब वो प्रैक्टिसियम हो जाएगा। ये कुछ वैसे ये टर्म हैं, इनको याद कर लें। इन क्रिटिकल पेडागोजी द रोल ऑफ टीचर इज, रोल ऑफ टीचर क्या है। अब पेडागोजी में तो टीचर का रोल समहाउ हम कह सकते हैं कि टीचर जो है ना वो एक फैसिलिटेटर होता है, लेकिन क्या यहाँ पे जो है ना वो क्रिटिकल पेडागोजी की बात आ गई है, जहाँ पे एक तनकीदी निगाह से, एक बारीक बीनी छानबीनी करते हुए, तो हम यहाँ पर फैसिलिटेटर एजुकेशन प्रॉब्लम पोजर कहेंगे कि क्रिटिकल तो वो होगा ना जो प्रॉब्लम पोज करेगा, जो प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम खड़ा कर देता है वो क्रिटिकल होता है ना। तो ये प्रॉब्लम पोजर होगा जो क्रिटिकल पेडागोजी में टीचर का जो रोल होगा कि वो कोई ना कोई क्वेश्चन फेंक देगा और फिर कहेगा कि इसके ऊपर बात करो, फिर उसमें से और क्वेश्चन निकाल लेगा, इस तरह की। 12 इन द मॉडिफाइड ब्लूम टैक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल। तो हाईएस्ट लेवल हमें जो मॉडिफाइड, देखो मॉडिफाइड कब की गई थी, ये 1956 में जो बेंजामिन ब्लूम ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, इसका रिवाइव एडिशन आया था 2001 में। और 2001 में इसकी जो पॉइंट्स की जो 6 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन। जब 2001 में उसको मॉडिफाई किया गया तो उसके नामों में थोड़ा सा उसको एक तो नॉन से वर्ब कर दिया गया कि जैसे पहला था नॉलेज, उसका बन गया वो नॉलेज का क्या उन्होंने बताया, खैर उसका कंप्रीहेंशन का अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और एवेल्यूएटिंग, और उन्होंने जो एवेल्यूएटिंग को 5th कर दिया और एनालाइज जो 5th में था उसको 6th कर दिया था। तो ये सिंथेसाइज, तो सिंथेसाइज को क्रिएट भी कहते हैं। 13 प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इज डेवलप थ्रू। जो प्रोफेशनल नॉलेज होता है ना, ये देखो नॉलेज हम एक होता है मैंने नॉलेज सीखा, फिर मैंने नॉलेज को अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया, यानी मैंने उस नॉलेज को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि मैं उसको आपको भी समझा रहा हूँ। तो ये वाला जो है ना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है ना, अच्छा एक एक्सपर्ट बनने के लिए नॉलेज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने इसीलिए जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन खैर लोगों को अपना शौक़ होता है। मेरी ये डिज़ायर थी, ये ख्वाहिश थी कि उस ग्रुप के अंदर जो लोग भी एजुकेशन की, मेरी चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन एक खुश्क सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो डिस्कशन से आता है, इसमें रट्टे वाली तो चीज़ है ही कोई ना, डिस्कशन से आता है। लेकिन लोग डिस्कशन करना पसंद नहीं करते, किताबों की किताबें खंगाल देंगे लेकिन डिस्कशन नहीं करेंगे। जब आप लोग डिस्कशन करेंगे उस वक्त आपके क्वेश्चन अराइज होंगे, आपको पता चलेगा कि मेरी कहाँ कहाँ कमज़ोरी हैं। इसलिए भी जो लोग जो है ना वो जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो
लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप जो है ना मेरा नंबर मौजूद होगा, आप रब्ता कर लें और ग्रुप ज्वाइन करें। आप सवाल कोई ना कोई पोज किया करें, या इसी में से अभी मैं पेपर पढ़ा रहा हूँ और इस पेपर में जो मसला आपको उसी क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ तो कहते हैं कि सर इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन, तो ये डिस्कशन करने से, एक सवाल के ऊपर डिस्कशन करने से यकीन करें हम 20 सवाल हल करने के काबिल हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ग्रुप ज्वाइन करें और गपशप लगाएं और डिस्कशन करें, और डिस्कशन से हम जो है ना हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस 14 क्वेश्चन, हु इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो किसने बात की? शोन ने इसने बात की थी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की, ये नाम याद कर लेना आपने। द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट के ऊपर जो होता है, जो असर होता है ना, वो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। जो लोग रिसर्च करते हैं वो बेहतर जानते होंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तो हर कहीं होते हैं, मतलब वेरिएबल कोई भी रिसर्च ऐसी जिसमें वेरिएबल ना हो। लेकिन हम जब कह रहे हो कि जब किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल को उस असर हो, एक वेरिएबल जो है ना वो चीज़ मैनिपुलेट कर सकता हो, दूसरा मैनिपुलेशन हो जाती हो, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। हु इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी। तो फंक्शनल साइकोलॉजी का यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, वो फंक्शनल साइकोलॉजी का यहाँ डेवी जो है ना वो गलत है, डेवी नहीं होगा। फंक्शनल साइकोलॉजी विलियम जेम्स था जो फंक्शनल साइकोलॉजी का था, ये तो इसको फाउंडर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी मुझे नहीं ये लगता। अच्छा, स्किनर, पावलो और ये वाटसन ये बिहेवियरिज्म वाले थे। अब पीछे बचता सिर्फ यही है, साइकोलॉजी का बंदा डेवी बचता है, तो इसलिए हम डेवी के साथ चले जाते हैं। अगर यहाँ पे होता ना विलियम जेम्स होता तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए था। 17 द टीचर इज अपॉइंटेड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिएंटेड ये लैंग्वेज, ये पहले लैंग्वेज के टीचर ओटी टीचर उन्हें बोलते थे, और जो मिडिल पास टीचर होते हैं ये भी बोलते थे, जोविनाइल वर्निकुलर। अच्छा जी, 19 है कंट्रोल ग्रुप, जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होता है, जो रिसर्च जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी देखें। अच्छा, उसके बाद है विच हाइपोथेसिस इज टेस्टेड इन द एक्सपेरिमेंट। तो रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। विच हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्टेड रिजेक्टेड की बात होगी तो फिर हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे, और नल का अल्टरनेट जो उलट होती है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी जहाँ पे उसने बोला तो वो भी चल जाएगा काम। विच टाइप ऑफ वैल्यूएशन डिटरमाइन द स्टूडेंट प्री रिक्वायर्ड स्किल टू बिगिन इंस्ट्रक्शन। देखिए वो प्री रिक्वायर्ड, क्या उसकी पहले से क्या उसमें खसूसियत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि हम मतलब वैल्यूएट डिटरमाइन कर रहे हैं कि स्टूडेंट में परी क्या रिक्वायर्ड उसमें स्किल होनी चाहिए कि उसको हम आगे पढ़ाएं। तो प्लेसमेंट में हम ये देखते हैं मेजर ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सर्टेन क्राइटेरिया, जिसको एक क्राइटेरिया पे मेजर करते हैं तो वो उसे क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। इन विच मेथड क्राइटेरिया आर फिक्स्ड, परसेंटेज के अंदर क्राइटेरिया फिक्स होता है। यहाँ पे देख लेंगे ग्रेडिंग, अब जब मैं ग्रेडिंग कर रहा हूँ तो A B C, तो इसका मतलब है तो मैं किसी का A आएगा, किसी का B आएगा, किसी का C आएगा, ये तो इंडिविजुअल को हम मेजर कर क्राइटेरिया तो ना हुआ। नॉर्मल कर्व जो है वो बनती है, नॉर्मल कर्व को बेल की सूरत में होती है। देखिए जो लोग पेपर चेक करते हैं ना वो जानते होंगे कि जब भी आप पेपर चेक करते हैं, आप 100 नंबर का पेपर है, कुछ लोग 60, 70, 65, 80, 85, 90, 95 तक गए। अब वो जो है ना लो से ऊपर जो है ना वो एक बेल की सूरत में बन के कर्व बनेगी, तो जो इसे नॉर्मल कर्व कहते हैं। अब जब नॉर्मल कर्व होगी तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपस में क्या चीज़ें हैं जी कि वो क्या कर रही हैं, उनका एक कंपैरिजन हो रहा है। ग्रेडिंग में भी पास फेल में ये परसेंटेज में ये होगा कि अब उसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा, उसमें एक चीज़ चले कि 80% पे कौन आ रहे हैं, या मैंने जो क्राइटेरिया रखा है कि ये वाला एग्ज़ाम कौन पास कर जाएगा, इस तरह का। 25 है विच इज़ नॉट टिपिकली आ वेरिएबल कंसिडर्ड व्हेन एवेल्युएटिंग द टीचिंग टेक्निकल क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट। कह रहा है कौन सा वेरिएबल कंसिडर विच इज़ नॉट, कौन नहीं चाहिए किसी भी शख्स की जो टेक्निकल क्वालिटी ऑफ टेस्ट। तो देखिए जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी है ना, आप टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट आपने बनाया, आप टेस्ट बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट में आप देखते हैं उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडिटी कितनी है। क्या कभी आपने उसका टेस्ट का पर्सनैलिटी टेस्ट भी निकाला है? नहीं ना। तो पर्सनैलिटी टेस्ट तो और चीज़ है, तो किसी शख्स की शख्सियत को जानने के लिए होता है, किसी पेपर की टेस्ट की तो नहीं होता ना। तो पर्सनैलिटी टेस्ट को अजीब सी चीज़ इसमें आ गई है। 26 द टेस्ट हैविंग क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्कोरिंग क्राइटेरिया नॉन एज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसके अंदर क्लियर हो और अनएम्बिगुअस हो, गैर बात से कुछ ना हो, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट।
अच्छा, जिसमें अंदर 2 कॉलम होते हैं उसे मैचिंग टाइप कहते हैं। और जब स्टूडेंट मैच सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स, जब मैच की बात आ रही है, मैच करते हैं सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स, एक तरफ क्वेश्चन दूसरी तरफ मैच करते हैं, इसे भी मैचिंग आइटम कहते हैं। जब 2, 3 या 3 से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तो उसे मल्टीपल चॉइस आइटम कहते हैं। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होता है उनका 140 या अबव उनका जो है ना IQ लेवल होता है। मिरर ऑफ सोसाइटी जो होता है स्कूल होता है, बहुत कॉमन सवाल है। व्हेन द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्लोज टू ईच सक्सीडेंट लोअर लेवल, देखिए समझिए, जब ऊपर से लेके कमांड ऊपर है और लोअर लेवल पे आ रहे हैं, मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव से हम लोअर लेवल पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं कमांड ऑफ चेन। सबसे पहले जी हमारा क्या है जी, वो मैनेजर हो गया, फिर सुपरवाइज़र हो गया, फिर जी फर्म वर्कर हो गया, यानी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक बड़ा अहदेदार उसके नीचे 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 चलते जब आते हैं तो उसे कहते हैं चेन ऑफ कमांड बोलते हैं। 32 स्केलर प्रिंसिपल, चेन ऑफ कमांड इज अ प्रिंसिपल ऑफ, तो ये चेन ऑफ प्रिंसिपल ये ऑर्गेनाइजिंग के लिए होता है ना, एक बंदा ऑर्गेनाइज करे तो इस तरह ये ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, स्केलर नाम याद रख लें और बाकी आपको चेन ऑफ कमांड का तो पता ही है कि वो ऑर्गेनाइज करने के लिए होते हैं। जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंग्लैंड, तो उसको O लेवल, ये हमारे पास OA लेवल जो स्टूडेंट्स देते हैं, तो ये इंग्लैंड का एक एग्ज़ाम उनका होता है, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। O लेवल 9वीं 10वीं जो हमारे बराबर होता है, और जो हमारा A लेवल होता है वो FSC के बराबर होता है। 34 क्वेश्चन है, इन विच कंट्री कम्युनिस्ट पार्टी गाइड ऑल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो चाइना और रशिया जो है ना ये कम्युनिज्म वाले हैं, तो यहाँ पे वगैरह किस में जो कम्युनिज्म वाले हैं वो एजुकेशन के मामलात को गाइड करते हैं, तो ये चाइना में करते हैं। एक्सप्लेनेटरी मेथड वो होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट होता है कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, एक्सप्लेनेशन टीचर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर, टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा होता है। टीचर ट्रेनिंग की कम ज़रूरत होती है, वो इसी सब्जेक्ट सेंटर में कि टीचर ने तो आना है, उसने खुद याद करके आना है और बच्चों को पढ़ा देना है, तो ये वाला उसमें ट्रेनिंग की इतनी ज़रूरत, ट्रेनिंग की ज़रूरत तो तब होती है ना जब टीचर ने एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करनी हो, पेडागोजी के तमाम रूल्स को फॉलो करना हो, इस तरह की। विच करिकुलम इज बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी, कौन सी, तो वो जॉन डेवी तो बात करता था एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। 38 कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इमोशन बिलीव अबाउट काज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, तो देखिए कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इमोशन बिलीफ की बात, बिलीफ कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं ना, काज एंड सक्सेस एंड इमोशन, तो ये यानी हम लोग कोई फेल होने हैं या हम पास होते हैं, फर्स्ट आते हैं, तो हम कहाँ से सोच विचार करते हैं, अंदर से करते हैं ना, तो ये इंट्रिंसिक हो जाएगा। मोटिवेशन, द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द सार्क कंट्री, मालदीव की सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट, फिर श्रीलंका है। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे अ लर्नर एक्सपीरियंस इज कंडक्टेड, तो जो लर्नर एक्सपीरियंस इज कंडक्टेड, कि लर्नर को कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो ये वाला स्टाइल में आ जाएगा, टीचिंग स्टाइल में होगा। विच इज़ बेस्ड ऑन लर्नर स्ट्रेंथ वीकनेस एंड परफॉर्मेंस अबाउट लर्निंग, तो क्या चीज़ बताएगी जो है ये चीज़ इस पर मुनसर करती है, लर्निंग स्टाइल पे, वीकनेस परफॉर्मेंस, तो ये लर्निंग स्टाइल होते हैं। अ लार्ज हाईली विजिबल पैड फॉर पेपर डेट रिवील पॉइंट बाई पॉइंट द मेजर इशूज ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट देखें ना आपने, वो जो लोग तो कंप्यूटर की फील्ड से आए हुए हैं उन्हें तो पता होगा कि हम वो फ्लो चार्ट, जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे होते थे तो हम फ्लो चार्ट पढ़ रहे होते थे कि पहले हमें एक चेन ऑफ कमांड, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह, यानी हायर से लेके लोअर तक हम जो है ना वो देख रहे होते हैं कि कैसे कैसे हम पॉइंट टू पॉइंट आगे जा रहे हैं, तो इसको फ्लिप चार्ट कहते हैं, फ्लिप चार्ट। मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑडियंस इज कॉल्ड हैंड आउट, जब किसी को कोई चीज़ देते हैं कहते हैं हैंड आउट कर दे, आपके हैंड आउट्स किधर हैं, तो जो नोट्स वगैरह या जो डायरी या पेंस वगैरह किसी सेमिनार में कहीं आपको दी जाती है तो उसे कहते हैं। 40 द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्यूटर गैदर्ड ग्राफिक इज, तो इसको ट्रांसपेरेंसीज कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोगों को खुद समझना होगा कि अब मेरे नज़दीक तो जो एक नई टर्म है, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक, कंप्यूटर, तो इसे ट्रांसपेरेंसीज कहते हैं। अगर इसको किसी को इसके मुताल्लिक एक बेहतर आइडिया हो तो ज़रूर मेंशन करें। अच्छा जी, चार्ट्स, मैप्स, ड्राइंग्स, ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ट्रांसपेरेंसीज में आ जाती हैं। विजुअल ऐड, वो जो चीज़ शुड बी यूज्ड जब टू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन, विजुअल ऐड मतलब ऐड का मतलब तो ये होता है ना, ऐड करना, जब हम कोई चीज़ नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो हम वो विजुअल ऐड यूज़ कर लेंगे। अ स्मॉल रिक्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल वुड बी एन एग्जांपल ऑफ मॉडल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है स्मॉल रिक्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो जब कोई आप नई चीज़ ईजाद करती हो तो उसको दिखाने का तो उसको मॉडल कहते हैं। इस तरह का हम बाद में बड़ा भी ईजाद करेंगे। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं एजुकेशन के, फिलासफी से आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ
टू पर्पज़ ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म के नज़दीक क्या है जी कि एक्सपीरियंस की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस की बात करते हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल करिकुलम, वो कहाँ पे कोई नहीं है, यूएसए में कोई ऑफिशियल करिकुलम नहीं है। मिनिमम साइज जो है सैम्पल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 15 होता है और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में 20 होता है। 1999 में जो है ना वो इंडियन जो नेशनल करिकुलम यूके जो में ना 1989 में जो है ना नेशनल करिकुलम को जो है ना वो रिप्रेजेंट किया गया। और रेगुलर अटेंडेंस स्कूल रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट इज क्राइटेरिया फॉर अवार्ड डिप्लोमा। तो यूएसए में जो है ना वो अटेंडेंस और स्कूल रिकॉर्ड को देख के डिप्लोमा अवार्ड किया जाता है। ठीक है, एक थोड़ी सी चीज़ें याद कर ले कि 1989 में करिकुलम किसने दिया, वो करिकुलम नेशनल करिकुलम ये यूके ने। और यूएसए में क्या होता है जी कि वहाँ पे डिग्री देते हुए वो अगला देखते हैं जी कि रिजल्ट्स भी देखते हैं और साथ में अटेंडेंस भी देखते हैं, जो हमारे पास भी होता है। और हैज़ नो ग्रेड सिस्टम मूव, कहाँ पे ग्रेड सिस्टम नहीं है वो बच्चों के लिए, वो यूके में होता है। और इन विच कंट्री द प्रिंसिपल आर स्कूल टीचर डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट शुड ग्रेजुएट ऑन बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो कनाडा में देखा जाता है कि स्कूल टीचर जो है वो डिसाइड करता है वेदर स्टूडेंट शुड के ये बच्चा ग्रेजुएट कर सकते हैं नहीं कर सकते। मिनिमम सैम्पल साइज डिस्क्रिप्टिव 20 होता है। 57 है विच टेक्निक इज़ कैरिड आउट टू डिटेक्ट वीकनेस ऑफ रिसर्च। तो वीकनेस ऑफ रिसर्च को पायलट रिसर्च कहेंगे, हम पहले ही टेस्टिंग कहेंगे, पहले हम चीज़ को देख लेंगे कि इसमें कहाँ का एरर आ सकते हैं। अरिथमेटिक एवरेज को मीन कहते हैं, जो मिड पॉइंट होता है मीडियन कहते हैं, जो फ्रीक्वेंटली या बार बार आ रहा होता है सब्जेक्ट उसे मोड कहते हैं। मोटिवेशन मोटिवेट का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्ट कर रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है। और एक्सपीरियंस की बात किसने की थी, जॉन डेवी ने की थी। हाइपोथेसिस कहाँ पे यूज़ होती है, ये प्रोजेक्ट मेथड में होती है। और इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज वाज एम्फसाइज्ड में। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी 1977 में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसमें जो है ना वो एजुकेशन को जो है वो मुस्लिम एजुकेशन वहाँ पे एजुकेशन को जो है फोकस किया, इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन फोकस किया गया। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन JS ब्रोनर ने बुक लिखी है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ब्रोनर ने बुक लिखी है। द एक्सपेक्टेड इमीडिएट रिजल्ट ऑफ एक्शन और एक्टिविटी इज कॉल्ड, जो हमने रिजल्ट हासिल किए हैं वो क्या होंगे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे जो हमने अचीव किए होंगे। द पर्पज ऑफ क्लास फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके लिए होती है जी कि लड़ने के लिए होती है। स्टूडेंट क्या रिकॉल बता सकता है, समझ भी सकता है, अप्लाई भी कर सकता है, तो इसको हमें कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कहेंगे कि वो बंदा अब कॉग्निटिव वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो पढ़ भी सकता है, रिकॉल समझ सकता है और उसको बाद में अप्लाई भी कर सकता है। फेथ ऑन अल्लाह, ये किस में आता है, ये इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आता है कि अल्लाह के ऊपर यकीन करते हैं। साइकोमोटर ऑब्जेक्ट और मेजर बाय साइकोमोटर जो है वो ऑब्जर्वेशन यहाँ कह सकते हैं कि इंटरव्यू ये जब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है चल फिर के ये कहीं तो वो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। विच इज़ द प्रोप्राइट इमीडिएट टेक्निक ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, माइक्रो टीचर्स को ये जो प्रैक्टिस है उसके लिए यूज़ होती है। स्टूडेंट अपने एवरेज लेवल, एवरेज इज स्टेटमेंट कंसर्न, जो एवरेज लेवल स्टूडेंट तो वो उसको इस स्टेटमेंट कंसर्न, तो एवरेज अब हमने डिसाइड कर दिया है, एवरेज लेवल हमने फैसला कर लिया कि बच्चा एवरेज लेवल का है, इससे क्या मतलब है हमने आखिरी स्टेप भी कर लिया, एवेल्यूएशन कर लिया। द एग्जामिनर हैज़ पर्सनल ओपिनियन ड्यूरिंग द मेजर ऑफ, तो पर्सनल ओपिनियन की बात हम ऐसे टाइम में कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं। विच इज सोर्स ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव, एवेल्यूएशन एंड मेजरमेंट। ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए उसके वैल्यूएशन मेजरमेंट भी देखते हैं। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट कैन बी अचीव थ्रू, तो जो उसकी बच्चे की जो सारी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होगी, जो टीचर ऑब्जर्व करता है लिखता रहता है। इट इज यूज टू असेस इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनल क्वालिटीज थ्रू चेकलिस्ट के जरिए जो है ना हम बच्चों की जो है ना वो ये किसी शायद पिछले के एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात हो रही है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड को हम कैसे चेक करते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है, एटीट्यूड, स्किल, पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, ये जो खुफिया तौर पर बच्चे की लिखी है, बच्चे को नहीं पता होता, ये ऑब्जर्वेशन होती हैं, इसको चेकलिस्ट बोलते हैं। ऑल क्रोज आर ब्लैक, ये किसने दी थी, ये कैसी बात है, ये इंडक्टिव मेथड की बात है कि जिसमें एक जनरल बेसिक बात कर दी, एग्जांपल दे दी है। बेसिक बात ये ना सबको पता है कवा काला होता है, तो जब बेसिक बात कर दी इंडक्टिव रिसर्च में हो जाएगा। इफ अ स्टूडेंट इज ब्रेकिंग एंड कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन और कंसेप्ट फॉर लॉजिकल कंक्लूजन, जब किसी चीज़ को कंबाइन करते हैं और कंसेप्ट को लॉजिकल कंक्लूजन सिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ अ टेंजिबल प्रोडक्ट एंड रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोग्राम एक्टिविटीज से आउटपुट कहते हैं जो हमें बाद में चीज़ मिल रही होती है। फाउंडर ऑफ कंसेप्ट IQ जो का था, जो स्टर्न था। और शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो लॉर्ड वेबल ने दी 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेबल, विटामिन डी जो है ना वो हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है वो स्प्लीन के कहा जाता है। वेट डेज नैरोबी जो है ना ये वहाँ पे दिन और रात इक्वल होते हैं। हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी है। और निथोलॉजी बर्ड के लिए होता है। बेसिक डेमोक्रेसी जो 1969 में मई 1969 में देखा। इंडिया कंट्री विच द इक्वेटर पास, इक्वेटर जहाँ से पास था उसे कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहते हैं। साइबर क्राइम,
ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो क्राइम होते हैं, कॉजिक का मतलब होता है वाटर फ्लो, कॉजिक मैंने वाटर फ्लो, सिनोनिम ऑफ इनसिसेंट, इनकिसेंट इसे कंटिन्यूस कहते हैं, इनकिसेंट सिनोनिम इसका कंटिन्यूस, बस वर्ड को कैलिबरी में होता है नॉर्मल में। अब सोल्ड मैंने रैशनल, अपने अकल से काम लेना, अब सोल्ड रैशनल का अकल से काम लेना, और सवाल को हल कर लीजिएगा। रेक्टेंगल हैव 10 एंड 30 मीटर है, इसका भी कर लीजिएगा। और हु वाज कॉल्ड द बशर सानी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। मोनू भाई एक मशहूर कालम निगार मुसन्निफ शायर, इनका असल नाम क्या था? मुनीर अहमद कुरैशी, और मोहम्मद अली जौहर ने लिखी थी, और फ़ारसी में लिखी गई मशहूर किताब बाबरी के ताल्लुक़ अदब की सिंस से हैं। तो ये आप बीती से है उसका। और इब्न इंशा की वजह शहरत क्या थी? सफ़रनामा था। और होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला है तो पूछ लीजिए और अपनी राय का इज़हार करें, हौसला अफजाई कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि डिस्कशन करें, हम अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।